So as we are aware that our today's topic is Consumer Protection Act 2019. Before that, uh, Consumer Protection Act 1986 was prevailing. तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में फॉल करने के लिए कुछ हमें करने की जरूरत नहीं है। हम जानते हैं कि हम सुबह से शाम तक कई चीजें खरीदते रहते हैं और कई सर्विसेज का यूज करते हैं। हम दूध सुबह से अगर शुरुआत करें तो दूध खरीदेंगे, ग्रोसरी लेंगे, उसको कंज्यूम करते हैं, कई सर्विसेज अवेल करते हैं जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गई, इंटरनेट, मोबाइल बैंकिंग हो गई, बैंकिंग सर्विसेज हैं, हमें कहीं बाहर जाना है तो रेलवे टूरिज्म है और एयरलाइन सर्विसेज है और हॉस्पिटल, सो मेनी थिंग्स। सो वी आर कंज्यूमर्स। अगर कंज्यूमर मीन्स ए पर्सन हु कंज्यूम्स, जो उसको खुद यूज करता है या सर्विसेज अवेल करता है। इसमें एक एक्सेप्शन है कि अगर ये सर्विसेज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी गई हैं या हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिली हैं तो वो कंज्यूमर की डेफिनेशन में नहीं आएगा। और दूसरा एक्सेप्शन ये है कि अगर ये सर्विसेज आपने किसी कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए अवेल की हैं तब भी हम कंज्यूमर की डेफिनेशन में नहीं आएंगे। उसका एक एक्सेप्शन ये है कि अगर ये सर्विसेज हमने ली हैं अपनी लाइवलीहुड के लिए तब हम कंज्यूमर हैं। सपोज करिए कि एक व्यक्ति कार खरीदता है और उसको वो खुद एज ए टैक्सी ड्राइवर टैक्सी चलाता है जिसको वो खुद ड्राइव करता है, तब वो कंज्यूमर है। पर अगर वो कार खरीदता है और उसमें एक ड्राइवर एंगेज करता है उसे एज ए टैक्सी चलाने के लिए, तब वो कंज्यूमर की डेफिनेशन में नहीं आएगा और ना ही ये कंज्यूमर डिस्प्यूट कमीशन उसको एंटरटेन करेगा। तो पहली बात कि कंज्यूमर होने के लिए ये जो गुड्स हम खरीदेंगे या सर्विसेज हम अवेल करेंगे वो हमारे पर्सनल यूज के लिए या हमारी फैमिली के लिए होनी चाहिए या हमारी लाइवलीहुड अर्न करने के लिए होनी चाहिए। अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में अगर कोई व्यक्ति कंप्लेंट फाइल करना चाहता है तो उसका टाइम लिमिटेशन है 2 साल, जब से कि कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है। ये टाइम लिमिट एक्सटेंड भी की जा सकती है कंज्यूमर फोरम द्वारा, कंज्यूमर कमीशन द्वारा, अगर आप उन्हें ये बताते हैं कि यहाँ पर कोई रीजन था, एक जेन्युइन रीजन था जिसकी वजह से आप अपनी कंप्लेंट उस 2 साल के पीरियड में फाइल नहीं कर पाए। सपोज करिए कि आपको एकदम से कंट्री से बाहर जाना पड़ा और फिर आप 2 साल तक आ ही नहीं पाए, या आपकी हालत उस कंप्लेनेंट की हालत इतनी खराब थी कि वो 2 साल से हॉस्पिटल में ही एडमिट था या बाद वाले पीरियड में एडमिटेड था कि जिसमें वो टाइम लेप्स कर गया। तो उसमें जब आप अपना एफिडेविट देते हैं और जेन्युइन रीजन दिखाते हैं कोर्ट को कि भाई इस वजह से आप 2 साल में केस फाइल नहीं कर पाए, तो उसको एंटरटेन किया जाता है और कंप्लेंट एडमिट की जाती है। अब ये जो लेवल है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में एक 3 टियर सिस्टम बनाया गया है जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल और नेशनल लेवल पर अवेलेबल है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आप जो कंप्लेंट फाइल करते हैं उसका पिक्यूनरी और टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, दो टर्म्स में यूज करूंगी। टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन होता है मतलब कि उसके स्थान का, जो जगह का जुरिस्डिक्शन है, आपको कहाँ आप कंप्लेंट अपनी फाइल कर सकते हैं। और पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन का मतलब होता है कि कितनी अमाउंट तक का आप कोई क्लेम किस कमीशन में आप फाइल करेंगे। डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन के पास जो पावर है वो है एक, अब नए एक्ट के द्वारा उसकी जो पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन है वो 1 करोड़ कर दिया गया है। यानी अगर आपका क्लेम 1 करोड़ रुपए के लगभग है, 1 करोड़ रुपए तक है, तब आप डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन में ही अपनी कंप्लेंट फाइल करेंगे। अगर आपका क्लेम 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ रुपए तक का है तब आपको स्टेट कमीशन में जाना पड़ेगा, और अगर ये 10 करोड़ से ज्यादा का क्लेम है तब आप नेशनल कमीशन में डायरेक्ट कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। अब टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में आपको कंप्लेंट वहां फाइल करनी होती थी पिछले एक्ट में जहां पर की ऑपोजिट पार्टीज रहती थी या बिजनेस करती थी, या अगर ऑपोजिट पार्टी कोई कंपनी है तो उसका ब्रांच ऑफिस या रजिस्टर्ड ऑफिस जहाँ पे भी सिचुएटेड होता था। अब ये जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज किया गया है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में, जिसमें आप या कोई भी कंप्लेनेंट वहां कंप्लेंट फाइल कर सकता है जहां पर कि वो रहता है। ये एक बहुत ही
महत्वपूर्ण चेंजेस लेके आया गया है इस एक्ट द्वारा, जिसमें कि अब कंज्यूमर्स को हेजिटेशन नहीं होगी ये सोचने में कि उन्हें केस कहाँ फाइल करना है, क्योंकि वो जहाँ पर रह रहे हैं वहां से भी वो केस फाइल कर सकते हैं। और इसमें मैं अभी आपको आगे बताऊंगी कि कौन कौन सी सर्विसेज और कौन कौन सी डेफिनेशंस और इंक्लूड कर दी। जब आप ये कंप्लेंट हम फाइल करते हैं, सपोज करिए डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन में जो है, ये एक स्टेट के अंदर लाइक जैसे डिस्ट्रिक्ट्स होती हैं वैसे ही डिस्ट्रिक्ट कमीशंस को बनाया जाता है, जहाँ पे भी अब नए एक्ट में ये प्रावधान भी किया गया है कि सर्किट बेंचेस भी बना दी जाए ऐसे स्टेट कमीशंस की। स्टेट कमीशन हर स्टेट में एक होता है, जिसकी सर्किट बेंचेस का भी प्रावधान किया गया है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि स्टेट कमीशन एक जगह पे होना चाहिए, उसकी सर्किट बेंचेस अलग अलग जगह पे हो उसी स्टेट में, तो वो बना सकते हैं। जो प्रोविजन है इसका, जैसे ही कंप्लेंट फाइल की जाती है, डिस्ट्रिक्ट कमीशन को 21 दिनों के अंदर अंदर उस कंप्लेंट को एडमिट करना होता है। अगर वो कंप्लेंट 21 दिनों के अंदर अंदर एडमिट नहीं की गई, तो उसको एडमिटेड मान लिया जाता है, क्योंकि जो टाइम लिमिटेशन है या तो वो डिसाइड करेंगे उसको एडमिट करेंगे या उसको डिसमिस करेंगे। पर अगर वो ऐसा नहीं करते हैं, कोई डिसीजन नहीं दिया जाता है, इस केस में कंप्लेंट ये माना जाता है कि कंप्लेंट एडमिट मानी जाएगी। अब जब कंप्लेंट एडमिट हो जाती है, उसके बाद ऑपोजिट पार्टी जो भी होगी, एज ए लॉयर हम सब जानते हैं कि यहाँ पर एक टाइम लिमिट होती है, जिसमें जैसे ही हमें नोटिस रिसीव होता है, अगर हम ऑपोजिट पार्टी है किसी केस में, तो हमें अपना रिप्लाई 30 दिन के अंदर अंदर जरूर फाइल कर देना चाहिए। अगर 30 दिन में नहीं किया, तो कंज्यूमर कमीशन के पास ही पावर है कि वो 15 दिन उसको और एक्सटेंड कर सकता है, यानी टोटल पीरियड हुआ 45 डेज। पर अगर 45 दिन के अंदर रिप्लाई फाइल नहीं किया जाता, तो राइट स्ट्रक ऑफ हो जाता है, क्योंकि ये पावर, उस टाइम को बढ़ाने की पावर कंज्यूमर कमीशंस के पास नहीं है। ऐसा अभी एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जिसमें भी ये हेल्ड किया गया है, और वो एक्ट में भी यही बात बोलते हैं कि आप 45 डेज से ज्यादा टाइम पीरियड रिप्लाई फाइल करने के लिए नहीं दे सकते। उस रिप्लाई को फाइल करने के बाद अब दोनों पार्टीज को अपना एविडेंस बाय वे ऑफ एफिडेविट फाइल करना होता है। उन एविडेंस के बेसिस पर कंज्यूमर कमीशंस अपना डिसीजन सुनाते हैं, जिसमें वो रिलीफ ग्रांट करते हैं जो भी उनको फैक्ट सर्कमस्टांसेस के ऊपर बेस्ड उनको ठीक लगता है। या तो वो बोलेंगे कि डिफेक्ट रिमूव कर दिया जाए गुड में से, या गुड्स को रिप्लेस कर दिया जाए, या सर्विसेज फिर से प्रोवाइड की जाए, या कुछ डैमेजेस कंपनसेशन दिया जाए। वो डिपेंड करता है आपके एविडेंसेस पर, कंप्लेंट पे, फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस पर कि आप क्या लाए हैं। सबसे पहला ये होता है कि हमें प्रूव करना है एक रिलेशनशिप बिटवीन कंज्यूमर एंड सर्विस प्रोवाइडर या फिर सेलर के बीच में होनी वो जरूरी है। इसमें अब ये पावर दी गई है स्टेट डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन, स्टेट कंज्यूमर कमीशन एंड नेशनल कंज्यूमर कमीशन को, कि वो इंटरिम ऑर्डर भी पास कर सकते हैं। पहले के एक्ट में ये पावर नहीं दी गई थी, और सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे कई जजमेंट दिए जिसमें उन्होंने बोला कि डिस्ट्रिक्ट कमीशन को, स्टेट कमीशन को इंटरिम ऑर्डर पास करने की कोई पावर नहीं है, जो कि अब स्पेसिफिकली जिस किसी केस के सर्कमस्टांसेस अगर कहते हैं उसमें वो इंटरिम ऑर्डर पास कर सकते हैं। पावर ऑफ रिव्यू जो था वो भी दी गई है इस एक्ट के द्वारा, जो कि डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास और स्टेट कमीशन के पास पहले नहीं थी। और तो नेशनल कमीशन के पास पावर थी कि वो अपने ऑर्डर को रिव्यू कर सके, पर ये पावर अब स्टेट कमीशन और डिस्ट्रिक्ट कमीशन को भी दे दी गई है। रिव्यू हम जो फाइल करना होता है वो फाइल करना होता है अगर कोई एरर अपीरेंट ऑन द रिकॉर्ड है उस ऑर्डर में जो पास किया गया है डिस्ट्रिक्ट कमीशन द्वारा या फिर स्टेट कमीशन द्वारा या नेशनल कमीशन द्वारा, जो भी हो, और इसको 30 दिन के अंदर अंदर फाइल करना होता है। एरर अपीरेंट ऑन द रिकॉर्ड का मतलब ये है कि ऐसी गलती जो ऑर्डर को देखते ही आपको नजर आए। अब ये जो स्टेट कमीशंस हैं, डिस्ट्रिक्ट कमीशंस हैं, इनकी जो पावर होती है वो एक सिविल कोर्ट के तरीके से, सिविल कोर्ट की ही पावर होती है, जिसमें वो किसी को भी सम्मन कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, कोई भी रिकॉर्ड एनफोर्स कर सकते हैं कि कोई भी विटनेस आए और अपनी एविडेंस दे।
अच्छा, जहां पर ये एक टाइम लिमिट और प्रिस्क्राइब की गई है कि कोई भी कंप्लेंट जो है वो 3 महीने के अंदर अंदर डिस्पोज ऑफ होनी चाहिए। हालांकि हम जानते हैं, जो भी प्रैक्टिस करता है कंज्यूमर केसेस में, कि 3 महीने में कभी कोई केस डिसाइड होते हमने देखा नहीं है। अब ड्यू टू इंफ्रास्ट्रक्चर, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर और दी लैक ऑफ मेंबर्स, वॉट एवर द केस में बी, ऑल्दो गवर्नमेंट इज ट्राइंग वेरी हार्ड। जहां पर किसी गुड्स का अगर कोई लेबोरेटरी टेस्ट होना हो, वहां पर ये टाइम एक्सटेंड कर दिया गया है, उसको 3 महीने की जगह 5 महीने में डिस्पोज ऑफ किया जाएगा। स्टेट कमीशन के पास और नेशनल कमीशन के पास ये पावर है कि वो केसेस को ट्रांसफर कर सके। स्टेट कमीशन उन केसेस को ट्रांसफर कर सकता है जो कि उसके जुरिस्डिक्शन वाले डिस्ट्रिक्ट कमीशन में पेंडिंग है, और एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर करने की अगर कोई जरूरत महसूस होती है, तो स्टेट कमीशन के पास पावर है कि वो एक डिस्ट्रिक्ट में पेंडिंग केस को दूसरी डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफर कर सके। ऐसे ही नेशनल कमीशन के पास भी पावर है कि वो एक स्टेट कमीशन में पेंडिंग केसेस को दूसरे स्टेट कमीशन में ट्रांसफर कर सके। वो डिपेंड करेगा फैक्ट सर्कमस्टांसेस पर और रिक्वायरमेंट क्या है उसके ऊपर। अब अगर कोई इस ऑर्डर के खिलाफ, सपोज करिए 3 टियर सिस्टम है, डिस्ट्रिक्ट फोरम ने कोई, डिस्ट्रिक्ट कमीशन ने कोई ऑर्डर पास किया, उसको आप चैलेंज करना चाहते हैं, तो उसको जो चैलेंज किया जाएगा उसकी अपील फाइल होगी डिस्ट्रिक्ट कमीशन के ऑर्डर के अगेंस्ट स्टेट कमीशन में, और स्टेट कमीशन के ऑर्डर के अगेंस्ट अपील जो होगी वो होगी नेशनल कमीशन में। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मैं बात कर रही हूँ कि अगर कंप्लेंट फाइल की गई है, सपोज करिए कि डिस्ट्रिक्ट कमीशन में कंप्लेंट फाइल की गई, तो उसकी अपील स्टेट कमीशन में विद इन 45 डेज में फाइल करनी जरूरी है। अगर आप ये टाइम लिमिट बताते हैं, कोई सफिशिएंट कॉज है, तो ये पावर है स्टेट कमीशन के पास कि वो उस डिले को कंडोन कर सके। ऐसे ही अगर स्टेट कमीशन ने कोई ऑर्डर पास किया है और उसके ऑर्डर को आपने चैलेंज करना है, तो नेशनल कमीशन में अपील फाइल करनी है विद इन 30 डेज। उनको भी, नेशनल कमीशन को भी पावर है कि वो डिले कंडोन कर सके। इस अपील को फाइल करने के लिए ये जरूरी है कि अगर ये ऑपोजिट पार्टी के अगेंस्ट, मान लीजिए कोई ऑर्डर पास किया गया जिसमें उनको डायरेक्शन दी गई कि आपको इतना अवार्ड या इतना अमाउंट आपको कंप्लेनेंट को पे करना है, और ऑपोजिट पार्टी अपील में जाती है, तो इसको मैंडेटरी कर दिया गया है कि वो 50% ऑफ द अवार्ड या अमाउंट जो ऑर्डर में दिया गया है उसको वो डिपॉजिट कराएं स्टेट कमीशन में या नेशनल कमीशन में, जैसा भी केस हो। ये एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट इस एक्ट के द्वारा कर दी गई है। पहले जो डायरेक्शन थी वो ये थी कि 25,000 रुपए या 50% ऑफ द अवार्डेड अमाउंट विच एवर इज लेस, तो ज्यादा से ज्यादा 25,000 रुपए जमा कराए जाते थे, चाहे अवार्ड कितनी भी अमाउंट का किया गया हो। अब अगर अमाउंट कोई कोई अवार्ड 10 लाख रुपए का किया गया है, तो ऑपोजिट पार्टी अगर वो अपील में जाती है उस अवार्ड को चैलेंज करने, तो उनको रिक्वायरमेंट है, ये मैंडेटरी है उनके लिए कि वो 5 लाख रुपए जो है अपील फाइल करने के टाइम कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट, स्टेट कमीशन या नेशनल कमीशन में जमा कराएं। ऐसे ही नेशनल कमीशन के ऑर्डर के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा उसका ऑर्डर विद इन 30 डेज। फिर से मैंडेटरी रिक्वायरमेंट टू डिपॉजिट 50% ऑफ द अवार्डेड अमाउंट कंपनसेशन। पर सपोज करिए कि कंप्लेंट डिसमिस हो गई, तब तो वहां पे कोई अवार्ड होगा ही नहीं, तो इसलिए उसको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि वो 50% किस चीज का जमा कराएगा, वो कि वो जमा कराए। उनको सिर्फ वो एक रिक्वायर्ड कोर्ट फी देनी है जो एज पर एक्ट प्रोवाइड की गई है कि कितना उन्होंने अमाउंट जमा कराना है एज ए प्रोसीजर। अब इनके जो एनफोर्समेंट ऑफ ऑर्डर्स होता था पहले स्टेट कमीशंस का, डिस्ट्रिक्ट कमीशन और नेशनल कमीशंस का, वो होता था सेक्शन 27 में, जिसके लिए एग्जीक्यूशन पिटीशन फाइल करनी पड़ती थी। अब वो हो गया है सेक्शन 71 में, और इसके लिए पहले पेनल्टी कम होती थी, अब पावर्स बढ़ा दी गई हैं स्टेट कमीशन की, डिस्ट्रिक्ट कमीशन की और नेशनल कमीशन की, जिसमें अब अगर उनके ऑर्डर को कंप्लाई नहीं किया जाता तो वो पेनल्टी इंपोज कर सकते हैं विच कैन बी फ्रॉम 25,000 रुपीज टू 1 लाख। और इसके साथ ही सजा का भी प्रावधान किया गया है।
जो कि 1 महीने से लेकर 3 साल तक की हो सकती है। ये डिपेंड करता है फैक्ट सर्कमस्टांसेस पर कि मेंबर्स क्या सोचते हैं कि उनको क्या पेनल्टी लगानी पड़ेगी या क्या सजा दी जाए। इस ऑर्डर एग्जीक्यूशन का जो ऑर्डर हुआ है, उसके अगेंस्ट भी अपील की जा सकती है, जो 30 दिन के अंदर करनी ज़रूरी है और वो अपील भी हायर फोरम में जाएगी। पहले वाला एक्ट जो था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, उसमें टोटल 31 सेक्शंस थे और जो कि 4 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया था। अब जो नया एक्ट लाया गया है 2019 का, इसमें 107 सेक्शंस हैं और इसको 8 चैप्टर में डिवाइड किया गया है। जरूरत क्यों पड़ी इस एक्ट को लेके आने की? क्योंकि 1986 का जो एक्ट है वो 34 साल पहले का एक्ट, आज की सिचुएशन के हिसाब से वो काफी पीछे रह गया था। तो उन सब सिचुएशंस को ओवरकम करने के लिए नया एक्ट लाया गया, क्योंकि आज के टाइम में हम ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं, ई प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, जिसको कवर अप करने के लिए ये बहुत जरूरी था कि एक एक्ट लाया जाए जो उन सब के ऊपर भी एप्लीकेबल हो। आप कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, आप कोई बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग के थ्रू कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं या ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, ई कॉमर्स को भी इसमें इन्वॉल्व कर दिया गया है, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चेंजेस है मेरे हिसाब से। एक प्रोविजन और लेके आया गया इसमें, मीडिएशन को का प्रावधान किया गया है, जिसके हिसाब से अगर मेंबर्स को ये फील होता है कि यहाँ पर किसी डिस्प्यूट में समझौते के चांसेस हैं और एलिमेंट, इफ दे सी दैट देयर इज सम एलिमेंट ऑफ सेटलमेंट, इन दैट केस वो पार्टीज को रेफर कर सकते हैं मीडिएशन के लिए। पार्टीज आर नॉट बाउंड बाय द मीडिएशन, पर उसके लिए अगर पार्टीज तैयार होती हैं तो और मैटर सेटल हो जाता है, तो उनकी सेटलमेंट रिकॉर्ड होती हैं और उस सेटलमेंट के अकॉर्डिंगली पार्टीज आर बाउंड बाय देयर स्टेटमेंट्स, और उसके अगेंस्ट अगर कोई ऑर्डर सेटलमेंट में पास किया जाता है तो उसके अगेंस्ट कोई भी अपील फाइल नहीं की जा सकती है। पर सपोज अगर कोई मीडिएशन नहीं होता, सेटल या पार्टीज आर नॉट इंटरेस्टेड टू सेटल थ्रू मीडिएशन, तो वो वापस से उसी प्रोसीजर में जा सकती हैं जैसे कि अभी मैंने बताया था। चैप्टर्स इसमें इंक्लूड गए हैं 6, 7 और 8। चैप्टर 6 जो नया चैप्टर है, उसमें प्रोडक्ट लायबिलिटी के बारे में बताया गया है, जो कि इंक्लूड करेगा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर। सपोज कीजिए अमेज़न से आपने रेफ्रिजरेटर परचेज किया, तो उसमें आप रिस्पॉन्सिबिलिटी जिस कंपनी का आपने रेफ्रिजरेटर परचेज किया उसको कर सकते हैं, जिस माध्यम के थ्रू किया उसको भी आप ऑपोजिट पार्टी बना सकते हैं। तो आप हर एक के खिलाफ हर एक को अगर डिफेक्ट निकलता है उसमें, और जो सर्विस प्रोवाइडर है सपोज करिए उनके, उन सबके को आप एक कंप्लेंट में ऑपोजिट पार्टी बना सकते हैं और उन सबसे क्लेम मान सकते हैं। इसमें ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज का प्रोविजन है, जिसमें कि क्रिमिनल लायबिलिटी भी इन्वॉल्व की गई है। तो ये एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट चेंजेस लेके आए गए हैं 2019 के एक्ट द्वारा, जिससे मैं समझती हूँ कि सब लोगों को और सब कंज्यूमर्स को बहुत बेनिफिट होगा अगर इसको ट्रू सेंस में अप्लाई किया जाएगा। जो पेनल्टी, यहाँ पे कुछ जजमेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट के जो मैं रेफर करना चाहूंगी। एक अभी आया था कि रेरा एक्ट है और एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। अगर सपोज करिए कि बिल्डर्स के ऊपर अब रेरा एक्ट एप्लीकेबल है और कोई कंज्यूमर रेरा में ना जाके वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कंप्लेंट फाइल करता है, तो उसको चैलेंज किया गया कि अब क्योंकि रेरा एक्ट एप्लीकेबल है तो वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में केस फाइल नहीं कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया उसमें कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई भी व्यक्ति जो है वो दोनों केसेस, दोनों एक्ट्स में फॉल करेंगे, वो चाहे रेरा हो या कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, क्योंकि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का जो सेक्शन 100 है वो कहता है कि ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है ये एडिशन में है दूसरे एक्ट्स के, कहीं पे बाहर नहीं कर रहा किसी रेमेडी को।
तो अगर अलॉटी चाहे तो वो या तो रेरा में केस फाइल कर सकता है या फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में। तो ये उसकी चॉइस है कि वो किस रेमेडी को किस किस एक्ट में वो जाना चाहता है और किसको वो ठीक समझता है अपने लिए कि मुझे ये अवेल करनी चाहिए। यहाँ पे एक जजमेंट है uh, Pioneer Urban Land and Infrastructure Limited another versus Union of India, जिसमें जो कि 9 अगस्त 2019 को डिसाइड की गई थी। इसमें ये हेल्ड किया गया था कि रेमेडीज गिवन टू अलॉटीज ऑफ फ्लैट्स आर कॉन्करेंट एंड दे आर इन पोजीशन टू अवेल रेमेडीज फॉर व्हाटएवर दे फील कन्वीनियंट। एक जजमेंट और थी इसमें है इसमें डेफिनेशंस जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में कुछ एनहेंस की गई हैं, जैसे कि पर्सन की डेफिनेशन जो पहले रेस्ट्रिक्टेड व्यू में थी और जजमेंट थे वहां पे सुप्रीम कोर्ट के, उसको भी इनके द्वारा ओवरकम किया गया है और उसको एनहेंस किया गया है उन डेफिनेशंस को,